आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। जब किसी मेटल के ऊपर प्रकाश की तरंगें प्रकाश डाला जाता है तो एक 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 फिजिकल घटना, एक भौतिक घटना इस तरह से होती है कि प्रकाश के आपतन के बाद जब वो उससे टकराता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में, वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद, आप यहाँ देख सकते हैं, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की जो तरंग दैर्घ्य की जो या निश्चित फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की जो किरणें होती हैं या ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, वहाँ तक को किसी भी प्रकार का उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके बाद वो उस आवृत्ति को क्रॉस करने के बाद हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगते हैं, उत्सर्जित होते हैं। और जो जो हम अधिक फ्रीक्वेंसी की ओर जाते जाते हैं, प्रकाश की ऊर्जा की जो ऊर्जा तरंगे हैं उनकी आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो पहले बढ़ती है बहुत तेजी से और उसके बाद में संतृप्त होती जाती है, कांस्टेंट होती जाती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम इस इफेक्ट को जब इसको स्टडी किया तो हमने इसको कहा थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। जब जब किसी भी धातु को गर्म करते हैं तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं उनको थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर प्रकाश की किरणों के गिरने के उपरांत अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको थर्मो इलेक्ट्रॉन नहीं कहकर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इस प्रभाव को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इस प्रकार की घटना की और पड़ताल की गई और भी खोज की गई तो हम पाते हैं कि ये जो प्रभाव है वो पूरी तरह से व्याख्या योग्य नहीं था। लेकिन शुरुआत में जब ये इस पर और विचार हुआ तो आइंस्टाइन ने इसके बारे में एक और सुझाव दिया कि प्रकाश की जो तरंगें हैं वो कण की तरह से व्यवहार करती हैं और न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू आवृत्ति की जो तरंग है उसका जो फोटोन है, कण है, उसकी ऊर्जा होगी E=h²। और इसके बाद हमने देखा कि एक प्रयोगीय व्यवस्था की गई जिसमें ये एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेडिएशन को किसी मेटल की शीट के ऊपर डाला गया। इस शीट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया जैसा आप देख रहे हैं, और इसके बाद जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स डाले और रेडिएशन हुआ तो रेडिएशन के बाद दूसरा जो कैथोड बनाया गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया गया और उसको वेरी किया गया। तो हम देखते हैं कि जो जो हम नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो एक वोल्टेज ऐसा होता है जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स उस कैथोड पर कलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। और ये जो वोल्टेज होता है इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। अब देखें अपन, अब एक इक्वेशन जिसको ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर बनाया गया कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हुए तो उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा होनी चाहिए h², चूंकि फोटोन की ऊर्जा थी, जिसका अवशोषण करने के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ वो वर्क फंक्शन को घटाने के बाद, यानी कि कंडक्शन बैंड में उसकी जितनी ऊर्जा थी वहां से उत्सर्जन करने में जितनी ऊर्जा लगी उस ऊर्जा को हम उस ऊर्जा को थ्रेशोल्ड, जो जितनी ऊर्जा मिनिमम रिक्वायर्ड है ना, वो वर्क फंक्शन कहलाती है। तो वर्क फंक्शन φ0 को मानकर उसको अगर हम घटा दें, ये किसी भी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अगर घटा दें तो अब हमारे पास में जो ऊर्जा बची, जो भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बची,
वो ऊर्जा को अगर हम नेगेटिव कैथोड के पास में ले जाते हैं और वहां पर वोल्टेज V0 है, तो EV0 के बाद में अगर करंट जीरो हो जाती है, हमें कोई भी उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं होता, तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं EV0 के बराबर h न्यू माइनस φ0। यहां पर φ0 जो है वर्क फंक्शन है उस मेटल का जो एनोड पर लगी हुई है और जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें h न्यू के फोटॉन्स जिसके ऊपर गिर रहे हैं। जब इसको स्टडी किया गया तो फिर हमने पाया कि जैसा आप देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने देखा कि जो जो हम न्यू फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, प्रकाश के आपतित तरंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे फोटॉन्स की एनर्जी जो बढ़ती है वो इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर है। और जो वोल्टेज हम लगाते जाते हैं, जिस वोल्टेज को हम लगाते जाते हैं, जहां से हमें करंट मिल रही है, उस वोल्टेज को हम लगाते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि न्यू जीरो से पहले किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता। उसके बाद जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद और ये बढ़ाते जाते हैं, तो इसके बाद में ये बढ़ती जाती है। यानी कि न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो के ऊपर, थ्रेशोल्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जन नहीं होता। लेकिन जो जो हम बढ़ाते जाते हैं उसी के आधार पर वोल्टेज अगर हम बढ़ाते जाएं, तो उसका स्टॉपिंग वोल्टेज अगर हम लेते जाएं, तो स्टॉपिंग वोल्टेज को अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो कि प्राप्त होनी भी चाहिए। जैसा कि अपन ने कहा कि EV0 इक्वल्स टू h न्यू माइनस φ0। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस रेखा का जो स्लोप है tan अल्फा है वो h अपॉन e है, और ये जो रेखा है y पर जो इंटरसेप्ट है वो φ0 अपॉन e है। अब आप यहां देखें कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, इस फ्रीक्वेंसी पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो y एक्सिस पर जो वोल्टेज की वैल्यू है, उस वोल्टेज की वैल्यू ही उस कॉरस्पॉन्डिंग न्यू के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज है। इस तरह का एक रिलेशन हुआ। तो जब हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए, ये सही पाए गए, और इस प्रकार हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वास्तविक व्याख्या आइंस्टाइन की ये जो समीकरण है EV0 इक्वल्स टू h न्यू माइनस φ0, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं 1.7 एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और जो इनके द्वारा ली गई ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जब सारणीबद्ध करके प्लॉट किया, V0 को y एक्सिस पर और न्यू को वहां पर, तो हमें इस प्रकार से हम इसके स्लोप को अगर ज्ञात करें तो ये जो स्लोप है वो हमें h का मान दे देगा। और अगर हमें ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं φ0, अगर हमें उस धातु का वर्क फंक्शन ज्ञात हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या केवल और केवल तरंग आधारित मॉडल पर नहीं होकर के और कण आधारित मॉडल पर हुई, यानी कि E इक्वल्स टू h न्यू। किसी भी फोटोन के लिए अगर उसकी ऊर्जा E है और तो h न्यू यानी कि h प्लैंक्स कांस्टेंट को लेकर के उसे गुणा करने पर आती है। तो इस प्रकार E इक्वल्स टू h न्यू ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की जा सकी। इस सुझाव को देने के लिए आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, और ये एक प्रमुख आधार बना कि क्वांटम मैकेनिक्स का प्रमुख आधार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा। अगले लेक्चर में दूसरा करें।